बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है कि असम्बली में आपने देखा, आपने थंबनेल पे भी देख ली होगी, इसमें बड़ी मज़े की बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, असम्बली में हुल्लड़बाजी, धींगा मुश्ती, मारम मार, गालम गलोच, पता नहीं किताबें फेंकना, बोतलें मारना, सब कुछ 3-4 रोज़ के हंगामे के बाद ठहराव आ गया है, अमन हो गया है। जब यही करना था तो इस हंगामे की, इस धींगा मुश्ती की, इसकी क्या ज़रूरत थी? कौम को ये तमाशा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? भाई बात ये है कि इसी वजह से तो लोग कहते हैं ना कि ये एक बाकायदा प्री प्लान्ड तरीके से जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और अब तो जनाब मालशिया और पालशिया लोगों ने बाकायदा कालम लिखने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि निज़ाम तो, ये सिस्टम तो फेल हो चुका है, ये तो जवाब दे चुका है, ठीक है ना, अब तो सदारती निज़ाम आना चाहिए। तो वो आपको फिर इसका मतलब है कि पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। तो खैर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें डिस्कस करनी है। जनाब, हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जनाब स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और बाकायदा कमेटी बन गई, उन कमेटी के अरकान के नाम हो। फिर हमने ये सुना कि जुमे को, जो जुमा गुजर गया, तो जुमे को जो है ना उस पर राय शुमारी होनी है, तहरीक पेश होनी है डिप्टी स्पीकर के। फिर अचानक ही उसी वक्त सुना कि जनाब डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी वो भी वापस अब स्पीकर के ख़िलाफ़ भी नहीं आएगी। बस रावी चैन लिखने लग गया है। क्या बात है भाई, मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी अंदर की चीज़ें उनका पता चला कि जनाब ये क्या हुआ। मैं कुछ ज़राए से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि भाई नकवी साहब आपको नहीं पता कि ये किस तरीके से अमन आया है असम्बली। मैंने कहा अच्छा। वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया कि भाई बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने लगे, इस तरह से हुल्लड़बाजी, दूसरे दिन भी हुल्लड़बाजी, तीसरे दिन भी हुल्लड़बाजी। फिर उन्होंने वहाँ फ़ोन कर दिया। मैंने कहा किधर किया? उन्होंने कहा जिधर फ़ोन किया जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनको समझाएं, आप कहते हैं सिस्टम चलने दें और इनको जो, उन्होंने कहा इनकी ऐसी की तैसी, अब हम आके बैठेंगे असम्बली में प्रेस गैलरी में, ठीक है, फिर देखते हैं कौन हुल्लड़बाजी करता है। तो कहते हैं कि कंट्रोल टावर के 2 लोग आए, ठीक है। खैर उन्होंने मुझे वादे बता दिया कि कंट्रोल टावर के 2 कर्नल साहबान आए और वो प्रेस गैलरी में बैठे। उन्होंने कहा हम आप देखते हैं कि कौन उछल कूद करता है और कौन उठता है। और कहते हैं कि फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, उन बेचारे को पता नहीं होगा, ठीक हो गया ना, वो वैसे ही शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब उठे, उन्होंने जो ही शहबाज शरीफ से, चौथे दिन भी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में उछलने की कोशिश की, तो एक दूसरे MNA साहब ने जाके उनका कंधा हिलाया और यूं मोड़ के कहा कि पीछे देखो, पीछे तो देखो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा चुप करके बैठ, ठीक है ना, आपको नहीं पता कौन है। उन्होंने कहा अच्छा चल फिर ठीक है। ये है टोटल जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम की औकात, ठीक है ना। ये है टोटल जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम और टोटल पार्लियामेंट की बिसात। ये बस ये जिस तरह से क्या कहते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जी हाँ, ये है पार्लिमानी निज़ाम की टोटल दौड़, ठीक। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो आपको, तुम्हें पता तो है कि फिर ये क्या होने वाला है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद बैठे, फिर शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर मुकम्मल की, फिर बिलावल साहब ने मुकम्मल की, फिर उसके बाद जो है ना आगे भी तकरीरें चलती रहीं। फिर तकरीरों में एक दूसरे को सुनाते रहे, लेकिन ये है कि वो हुल्लड़बाजी, वो गालम गलोच, वो छलांगे मारना, वो डेस्कों के ऊपर भागना, वो ये सारा कुछ ये बंद हो गया। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बातें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम चलता रहेगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन अब बात ये है कि इसी बात पर, तो फिर मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब भी खामोश हैं, मरीम नवाज़ साहबा भी खामोश हैं, जो हुकूमत को दिसंबर में चलता करने का कह रहे थे। उन्होंने कहा जी आपको पता है सूरत हाल ये है कि अब 1.5-2 साल बाकी हैं, तीसरा बजट आ गया है हुकूमत का। अब उसके बाद जनाब ये है सूरत हाल कि वो कह रहे हैं कि जी अपना नवाज शरीफ साहब वो ख़ुद तो क्या इंटरेस्टेड है नहीं, वो सारे का सारा उनका इंटरेस्ट है मरीम नवाज साहबा के लिए। एक सूरत हाल चल रही है और आप भी देख लेंगे कि जी वो कि अगला जब भी इलेक्शन आता है
चाहे वो 2022 में आता है या 2023 में अपने टाइम पे आता है, तो वो सूरत हाल ये चल रही है कि मरियम नवाज़ साहबा के केसेस, क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा की जो केसेस हैं ना वो बहुत ही कमज़ोर केसेस हैं, उनकी कोई नाअहलियत तो है नहीं उस तरीके की, उन पर सिर्फ एक ही मेन केस है जो कि एवन फील्ड वाला, एवन फील्ड के मुकदमे का जो हशर नशर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया था, उस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूँ, उस पर बता चुके हैं, वो बहुत ही कमज़ोर तरीन मुकदमा है, उसमें बहुत सारे लैकुनाज हैं, बहुत सारे फ्लाज हैं। तो वो बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो मुकदमा यूं करके ख़त्म हो जाएगा, वो उस पर वैसे भी सज़ा सस्पेंड हुई है, स्टे मिला हुआ है, ठीक है, उन पे और तो कोई ऐसा ख़ास मुकदमा है नहीं। तो जनाब नेक्स्ट इलेक्शन से पहले यही कोशिश है कि मरियम नवाज़ साहबा का भी जो है ना एक तरह से वो क्लियरेंस मिल जाए और फिर उसके बाद किसी तरह का, और अगर वो ना मिली, इस दौरान उनको महसूस हुआ कि ये कोई हमारे साथ हाथ हो रहा है, तो फिर से जनाब वो जलसे जुलूस और फिर से रैलियां और फिर से तकारीर, क्योंकि अब तो हर तीसरे चौथे रोज़ कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है। बाकी उनकी मीटिंग्स भी तकरीबन ना होने के बराबर हो गई हैं, मिलना मिलाना, बाकी जलसे जुलूस, रैलियां, खिताब वगैरह सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल टावर के अगेंस्ट अल्फाज का चुनाव बहुत ही मुहतात हो गया है और बहुत ही कंट्रोल टावर के अगेंस्ट किसी किस्म की बात को बहुत ही खामोशी हो गई है। तो अब ये बात इस तरीके से है, लेकिन अब इसमें एक बात है, मैंने फिर क्वेश्चन तो मैंने भी किया, सवाल तो मैं भी, ये नहीं है कि मैं यहाँ सवाल उठाता हूँ, मैं जिनसे मालूमात भी ले रहा होता हूँ मैं वहाँ भी सवाल उठाता हूँ। मैंने कहा यार बात तो ये है सर, बात ये बताएं कि जब अगर ये है कि जिस सिस्टम को भी चलने देना है, या अगर बिलफर्ज वो 2 साल कंप्लीट भी करेंगे, या अगर 2023 में होने हैं, या वही सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ साहब भी इसको कह रहे हैं कि जनाब हम तो सिस्टम को चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलाना चाहते, तो या अगर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब भी खामोश हो गए हैं, अगर ये है कि मरियम नवाज़ साहबा भी खामोश हो गई हैं और जनाब वो उसी चीज़ के इंतज़ार में हैं कि 2023 का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर शफाफ हो, और इस तरीके से हम जो है ना इलेक्शन में, क्योंकि सर्वे सारे यही बता रहे हैं कि कम से कम पंजाब की हद तक वो स्वीप करेंगे, वो भी इसी तैयारी में लग गए हैं। तमाम पार्टीज़ ने अपने अपनी जमातों को, अपने अपने वर्कर्स को कह दिया कि जी तैयारी करें इलेक्शंस की। अब वैसे ही एक 6 महीने के बाद तो वो वैसे ही कार्नर मीटिंग्स और वो शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर तो खान साहब को बड़े इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए, फिर तो खान साहब को बहुत ही चैन रखना चाहिए, सुकून रखना चाहिए, वो तो पुरसकून होने चाहिए, उनको तो शहबाज शरीफ साहब का ममनून होना चाहिए, ठीक है ना, शुक्रगुजार होना चाहिए। तो फिर ये हम बेचैनी कैसी देख रहे हैं, ये तो बड़ा मसला। जब भी वो तो कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी अंदर जाएं, हमजा साहब भी अंदर जाएं, उनको अब नैब के नोटिस से जान अभी छूटी नहीं, और या अगर बिलफर्ज वहाँ से जान छूटी है, जान खलासी हुई है, तो अब FIA के उनको नोटिस आने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से हमजा शहबाज साहब को भी बुला लिया, शहबाज शरीफ साहब को 22 को बुला लिया FIA ने, हमजा शहबाज साहब को भी 24 को बुला लिया। तो फिर इनको क्यों सुकून नहीं है, क्या मसला है आखिर? वो क्या तो कहते हैं जनाब वो मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं खान साहब, उनका एक जो है ना कंपटीशन है, और उनको महसूस हो गया है कि जनाब ये बजट के बाद ये उनको महसूस हो गया है कि उनका मुतबादिल, ठीक है ना, उनका सब्स्टिट्यूट मिल गया है कंट्रोल टावर को। पहले वो बहुत खुश थे कि जनाब कंट्रोल टावर के साथ उनकी टसल है तो उनको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। अब ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की फार्म में उनको सब्स्टिट्यूट मिल गया। अच्छा, तो मैंने कहा फिर उन्होंने कहा मसला ये है कि अब इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को मनाने की बात है असल में। नवाज शरीफ साहब अगर ये मान गया कि जी 2 साल में मैं भी साइड पे, मरियम नवाज साहब भी साइड पे, हम चुप करके रहेंगे और आप जो है ना, आपको ग्रीन सिग्नल है, आप कुछ कर लो, तो फिर इसका मतलब है खान साहब को खदशा है कि बहुत सारे मामलात बड़े गड़बड़ हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आज ये मामला अटका है सारे का सारा नवाज शरीफ साहब पे। वो अच्छा, फिर उस अगर वो नहीं, अभी आपने देखा होगा कि ताहिरुल कादरी साहब भी फिर से नमूदार हो रहे हैं,
फिर से बयानात आ रहे हैं, फिर से मॉडल टाउन जनाब जिंदा हो रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ, मैं तो खुद मॉडल टाउन की मैंने बड़ी वकालत की है, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि वो हर एक माज़रत के साथ एक सियासी बुनियादों पर साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसी तरह से जागता है। और फिर जनाब तहरुल कादरी साहब, तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, फिर से मॉडल टाउन क्यों जाग रहा है, फिर से तहरुल कादरी साहब के बयानात क्यों आना शुरू हो गए हैं, फिर से ये क्या। तो उन्होंने कहा जनाब ये भी एक सूरत हाल है, खान साहब पे भी प्रेशर डेवलप करना है और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पे भी करना है, क्योंकि ज़ाहिर है मॉडल टाउन आएगा तो शहबाज शरीफ साहब का नाम आएगा। मैंने कहा उन पे क्यों करना है, उन्होंने कहा इस वजह से करना है कि उनको कहना है कि जनाब आप नवाज शरीफ से बगावत करो, नहीं तो तुम्हारा मॉडल टाउन आया, मॉडल टाउन, ठीक है ना जी। वो क्या कहते हैं, अल्लाह बख्शे उनको, वो खादिम हुसैन रिजवी साहब को कहते हैं ना कि गौरी आया जी, ठीक हो गया ना। तो फिर वही बात है कि मॉडल टाउन आया है जी, ठीक हो गया ना। तो शहबाज शरीफ पर यूं छोड़ा जाएगा मॉडल टाउन कि फिर उसका मतलब ये है कि फिर उनको मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, नवाज शरीफ साहब से तो कभी बगावत नहीं करेंगे, वो तो मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश करके देखी, उसके बाद में भी देखी, और उसकी एक वजह है, उनको पता है कि मैं बगावत करके आज बन जाऊं, कल क्या होगा, कल टिकट उन्हीं के कहने पे होगा, क्राउड पुलर वो हैं, तकरीर तो मैं नहीं कर सकता, तकरीर तो मरियम नवाज साहबा करेंगी, तकरीर तो वहाँ लंदन से बैठ के भी नवाज शरीफ साहब करेंगे, अगर यहाँ पे आएंगे तो वो भी वही करेंगे। तो बात यह है कि क्राउड पुलर वो हैं, वोट उनके नाम पर पड़ना है। मैं एक दफ़ा मज़हब कार भी लूँ तो फिर उसके बाद मैंने अपने और अपने बेटे की सियासी हमेशा के लिए सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत करना। हर बंदा अपने हिसाब से समझदार होता है। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत अच्छी इंतज़ामिया हैं, बहुत इंतज़ामी उमूर के बहुत माहिर हैं, लेकिन हर एक का अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती हैं। वो क्राउड पुलर नहीं है, वो उनकी तकरीर नहीं माने रखती, उनकी तकरीर किसी को अपील नहीं करती, वोट उनके नाम पे नहीं पड़ता, वोट नवाज शरीफ साहब के नाम पे। तो बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के नाम पे पड़ता है या मरियम नवाज साहबा के नाम पे पड़ता है, तकरीर वो कर सकते हैं। तो बात ये है कि अगर उन्होंने ये सूरत हाल ये कर ली तो खान साहब को कहते हैं यही खदशा है कि उनका सब्स्टिट्यूट या मुतबादल मिल गया है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जनाब इसको किसी न किसी तरीके से किसी मुकदमे में किसी भी हवाले से अंदर किया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है, उनको पता है कि ये सब्स्टिट्यूट मिल गया है। तो ये मामलात ये हैं, ये सूरत हाल ये है। अब मैं आपको बताऊं ना कि एक और बड़ी अहम बात कि स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई। जनाब बड़ी एक अजीब व गरीब बात मेरे सामने आई है कि जनाब वो तहरीक अदम एतमाद वापस हुई। अब अपोजिशन वाले कह रहे थे कि हमने इस वजह से अदम एतमाद वापस ली क्योंकि हमें हुकूमत ने कहा था कि हम सारे बिल जो वो एक ही रोज़ में बिलडोज करके पास करवाए गए कानून वो वापस लेंगे। अब बाबर अवान साहब कल कह रहे हैं कि हम तो वापस नहीं लेंगे, हालांकि स्पीकर खुद अनाउंस कर चुके थे असेंबली में कि कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी में जाएंगे, ये रिव्यू होंगे। भाई जो रिव्यू हो जाते ही जो चीज़ तो वो वही होता है ना, उसमें इसका मतलब है कि आप वापस ले रहे हैं। अब जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस आ गए, मैं आपको इसमें बड़ी मज़े की एक बात बताता हूँ, वापस आ गई तो फिर उसके बाद जो है ना, मतलब उसमें क्या हुआ कि जनाब उन्होंने कहा हम तो बिल वापस नहीं लेंगे। अच्छा, ये एक नया सूरत हाल है। अब उसके बाद पता ये चला, मैं कुर्बान जाऊं अपोजिशन की पोजीशन पर, क्या बात है। पता ये चला कि डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट जो तहरीक अदम एतमाद अपना जमा हुई थी, वो जमा हुई पुरानी लिस्ट पर, यानी पुरानी लिस्ट पर वो जमा हुई। और वो पुरानी लिस्ट में नाम था सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह का या इफ्तिखारुल हसन शाह का, वो जनाब वो डस्का वाले, वो जो फौत हो गए अल्लाह बख्शे। और अब उनकी बेटी जो है ना नौशीन इफ्तिखार साहबा, वो आ चुकी हैं असम्बली में, तो वो लिस्ट पुरानी जो है ना चली गई। अच्छा, इस पे उनको पता था कि स्पीकर इसी बुनियाद पे ही उसको रिजेक्ट कर सकता है, और खैर रिजेक्ट करते भी सही तो वो दोबारा हो सकती थी, जमा दोबारा भी हो सकती थी। लेकिन अब मामला ये है कि 2019 में भी सूरी साहब के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन की तहरीक आई थी, फिर वापस हो गई, फिर उसके बाद अब आई, फिर वापस हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये गलती, वो जो इफ्तिखारुल हसन शाह साहब वाला नाम शामिल था और वो पुरानी लिस्ट जमा करवा दी गई, अगर ये गलती जानबूझ के की गई तो मैं फिर भी कुर्बान जाऊँ, और अगर ये जानबूझ के नहीं की गई और गलती से की गई तो मैं उस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी पे भी कुर्बान जाऊँ।
मैं कहता हूं कि मैं उस गैर जिम्मेदाराना रविश पे भी कुर्बान जाऊं, ठीक है ना, कि जो इस हवाले से उनको ये नहीं कि उनकी बेटी आ चुकी हैं और आप वो पुरानी लिस्ट उठा के शामिल कर रहे हो और उस तरीके से जमा कर रहे हो। तो ये क्या कौम के साथ एक अजीब सा तमाशा हो रहा है। कौम को कुछ और कहा जाता है, यहाँ कुछ और किया जाता है। भाई सियासत में तो हमने ये देखा था, सुना था कि भाई वो कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, लेकिन यहाँ तो अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। इसमें तो बिल्कुल वही प्रैक्टिकल हो रहा है कि ये कौन सी एक सूरत हाल है जो बिलावल साहब कल तक उछल कूद कर रहे थे कि जी इनके पास तो, हम तो कहते हैं नंबर भी पूरे हैं और हम तो रेडी बैठे हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए। और खुद पीडीएम के इजलास की कार्रवाइयों के दौरान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा शिकवा यही था कि भाई आप क्यों नहीं करते अदम एतमाद जब हमारे पास नंबर ही पूरे हैं। वो कहते थे अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो नंबर शो करें, ठीक है ना, आप नंबर शो करें और उसके बाद आप जो है ना मतलब पूरे कर। अब एक मसला, अब अगर नंबर वो पूरे थे तो तहरीक अदम एतमाद वापस क्यों ली? फिर आप तो खुद कह रहे थे ना कि नंबर पूरे हैं। अब एक बड़ी अहम बात सामने आई है और खदशा ये भी है खान साहब को कि अगर ये बजट पास नहीं हुआ, जो कि मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है भाई, क्योंकि बाद में ना आप सियासी फतवे लगाना शुरू कर दे, मेरी अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं कहता हूं कि बजट पास हो जाएगा, औखे सौखे जिस तरीके से भी बड़े आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट पास नहीं होगा और खान साहब को खदशा है कि अगर बजट पास नहीं हुआ और अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब या अपोजिशन, ये जो है ना मुत्तहिदा अपोजिशन पास न करवाने में, उसको रुकवाने में कामयाब हो गई बेसिकली, तो अगर ये रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं बजट को तो कोई और कामयाब होगा ना, ये थोड़ी कामयाब होंगे। और अगर बजट पास नहीं होता तो एक तरह से ये बजाते खुद तहरीक अदम एतमाद होगा, हुकूमत पर अदम एतमाद होगा। और अगर बजट पास नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये जहांगीर तरीन ग्रुप या बाकी दूसरे तीसरे या किसी भी हवाले से अपने इख्तलाफात की बुनियाद पर या तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर और ये जो है ना खदशात की बुनियाद पर, जैसे काफ लीग कुछ अर्सा पहले नाराज़ थी तो इस तरह से MKM नाराज़ होते देर नहीं लगती। खैर से जहांगीर तरीन ग्रुप भी किसी को और कोई नई बात निकल आएगी। तो कहते हैं कि अगर ये बजट पास नहीं होता तो ये बजाते खुद एक अदम एतमाद होगी, जिसका खान साहब को इसका भी खदशा है अभी तक। इसी वजह से खान साहब वो कह रहे हैं कि जनाब आप ऐसी, वो उनकी कोशिश थी कि आप ऐसी हुलड़बाजी मचाएं कि किसी न किसी तरीके से अपोजिशन बाइकाट कर जाए इस सेशन का। इस तरह की हुलड़बाजी हो कि अपोजिशन बाइकाट करे, हम चुपके चुपके अकेले मैदान में अकेले ही खेल कर, ठीक हो गया ना, सिंगल पार्टी के तौर पे खेल कर हम इस बजट को चुपके चुपके मंजूर करवा लें। तो खदशा ये भी है, मामलात ये भी हैं। तो फिर उसको पता है कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो बजट के बाद कोई और मसला ज़रूर हो जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।